इज़्ज़त आप जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा फ़ाज़िल अंसारी साहब सदर महफ़िल और मेहमान ग्रामी प्रिंसिपल साहब और स्टेज पे बैठे मेरे असातिज़ा कराम स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ जो इसके मुंतज़मीन उन तमाम को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो इस तकरीब का माशाल्लाह एक बावकार और मुनज़्ज़म जो तकरीब का सिलसिला जो शुरू किया गया है, सबसे पहले तो मैं इसके कामयाब तकरीब के हवाले से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम मुंतज़मीन को और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी तकारीब जो है वो सिलसिला जारी रहे जहाँ तक। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि वो आपके साथ जो वो डिस्कस करूँ। जैसे मेरा ताल्लुक़ जामिया कराची के शोबा सियासियात से और इस तरह के जो मोस्टली मेरा जो है हम लोग तदरीस से वाबस्ता हैं और जामिया कराची के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम लोग बात कर रहे होते हैं। ये पहला मौका है कि मेरा जो है मैं मोस्टली जो है वो दीगर जो है लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा मौजू है वो खालिस्तान थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस से लाजम, मैं सियासियात का टीचर हूँ और जिसमें ये ख़ास हो बताया कि इस वक्त आलम इस्लाम को कौन कौन से दरपेश मसाइल हैं और उनको किस तरीके से उनका हल किया जा सकता है। ये थोड़ा सा इस पर हम रोशनी डालेंगे। ख़ास तौर पे मौजू थोड़ा सा डिफरेंट है। जहाँ तक आलम इस्लाम की हम लोग बात करें, आलम इस्लाम इस वक्त पूरी दुनिया ख़ास तौर पर इसको मुतअद्दिद बहुत से दरपेश मसाइल का सामना है। उमूमी तौर पे देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 2 अरब से ज़ाहिद मुसलमान हैं जो कि तकरीबन 57 कंट्रीज़ पे उनका मुश्तमिल है और तकरीबन हर तीसरा शख्स जो वो मुसलमान है। और इस वक्त आलम इस्लाम जो है उस वक्त बहुत से कुदरती वसाइल, हर तरह के कुदरती वसाइल से माला मार है और जिसमें हम लोग देखते हैं कि चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर और उसके तमाम दुनिया की तमाम तर दौलत उसके पास है। और जिसमें हम लोग देखते हैं कि और इनडायरेक्टली वी कैन से डैट इट इज़ अ रिच इन ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज द नेचुरल रिसोर्सेज। बट व्हाट आर द रीज़न कि क्यों इसके बावजूद है, तो हम लोग देखें उसके पीछे उसकी पुअर मैनेजमेंट। इट इज़ रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर मैनेजमेंट है, जिसको हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहत है कि इस वक्त हमारे आलम इस्लाम को जो भी उसमें ख़ास तौर पे हम लोग और उसकी ये कोशिश भी करेंगे कि आखिर इस्लाम कौन सी ऐसे सीरत नबी की सूरत में कि उन मसाइल को हम लोग कैसे देखें। मसाइल तो हम सबको मालूम है, वो आप भी हम करेंगे और इस पर हम लोग थोड़ी सी कोशिश भी करेंगे उनकी तजावीज़, उनको कैसे हल किया जा सकता है मौजूदा तनाजुर के हवाले से। इस वक्त अगर आलम इस्लाम को देखा जाए तो इन मसाइल को हम लोग बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसको एक हम लोग देखते हैं कि दाखिली मसाइल जो विदिना तमाम उम्मत मुसलमान के आपस में, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस इसके पास हैं। जब एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करते हैं तो ख़ास तौर पे हमने देखता है कि इसके अंदर एक पूरी दुनिया के अंदर एक इस्लाम के बारे में एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है, एक इस्लामिक फोबिया के हवाले से कि इस्लाम को बिलखसूस जो है उसको दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता है। और इस हवाले से जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कई इंटरनेशनल सतह पर हम इस्लाम को कैसे, जो असल इस्लाम जो इस्लामती का इल्म है उसको कैसे रिलेट किया जाए। तो हमारे पास सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का है कि हमें एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ख़ास तौर पर कि कौन से चैलेंज है कि जो इस्लामिक फोबिया का पूरी दुनिया के अंदर एक चल रहा है उसको कैसे, और वेस्ट के साथ हमें कैसे डील करना है उस पर हम थोड़ा सा बाद में सजेशन भी देंगे तो एक्सटर्नल चैलेंजेस में। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें कि मजीद जो 2-3 चीज़ों को देख लेंगे दाखिली सतह पे जो मुझे नज़र आते हैं, अगर इसमें हम बात करें तो इसके लिए बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है। ज़ाहिर 10-15 मिनट में तो हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते एक ओवरव्यू के शुरू में। दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा इत्तेहाद और यूनिटी, द लेक ऑफ यूनिटी, उनके दरमियान कोई इत्तेहाद का आपस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। इंटरनेशनल सतह पे उसका इमेज का देखना और बुनियादी तौर पे उसकी वजह हम लोग देखते हैं कि मुसलमान बावजूद इसके कि बहुत सी जगह में मुत्तफिक हैं लेकिन वो मुख्तलिफ फ़िरका वारियत के अंदर आपको इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ है कि आपको यूरोप का एक अलग नज़र आएगा, अफ्रीका का एक अलग है, एशियन का एक अलग है। मुख्तलिफ फैक्ट्स के अंदर ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, यमन के साथ, जनूबी एशिया के, तो आलम इस्लाम जो हम लोग देखें मलेशिया के उनका अलग कॉन्सेप्ट है, जबकि इस्लाम एक है लेकिन हर किसी ने अलग अलग देख। और ये हम लोग देखें
कि उनके दरमियान जो आपस की अदम इत्तेफाक की कमी है वो इनकी एक बहुत बड़ी मुझे कुछ नज़र आती है। तो जब तक हम लोग को इस्लाम कह के वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि जब तक हम लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे तब तक नहीं हो सकते। आप चाहे कुछ भी यूरोप को कितना मर्जी डिस्कस करते रहें, जब तक आप लोग आपस में एहतियात को नहीं करेंगे वो नहीं हो सकती। अब वो कैसे हो सकता है उसकी हम लोग देखें सजेशन हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कि ख़ास तौर पे कि उन्हें आपस में मुसलमानों को इस वक्त ख़ास तौर पे जब आलम इस्लाम की बात करते हैं कि उन्हें जो है, और हम लोग देखें इसी बिना पे बहुत से इख्तलाफात आपको उम्मत मुस्लिमा के अंदर नजर आते हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे वो बोस्निया का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो। एक वक्त था कि मुसलमान यूरोप जो है वो तबाही में बर्बादी में होता था, जंगें होती थी, लेकिन कुछ अरसे से हम लोग देखते हैं कि तमाम के तमाम इस वक्त जितने भी इशूज़ देखेंगे उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक जब वो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ है। यूरोप के अंदर मगरबी ममालिक के अंदर आपको नजर आता है कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं और आपको हमारे नज़र आ रहा होता है वो दीगर, तो ये हमें नज़र आ रहा होता है तमाम। और इसके अलावा जो दो तीन चीज़ें जो हमें ख़ास तौर पे इत्तेहाद के अलावा कि मुसलमानों ने ख़ास तौर पे जो असल उनका मकसद था तहकीक व तदरीस, इसकी आपको हमें बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नज़र आती है। ख़ास तौर पे कि आज भी देखें कि उम्मत मुस्लिमा के बहुत से कंट्रीज़ बहुत से ताकतवर है, वहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग जैसे सऊदी अरब यूएई या दीगर कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे शॉपिंग प्लाजा तो बन रहे हैं या ख़ास तौर पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन किसी भी पूरे आलम इस्लाम के अंदर किसी भी इस्लामिक मुल्क ने अभी तक इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया कि उन्हें कोई एक यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए। इस्लाम का पहला लफ्ज़ इकरा पढ़ तालीम हासिल कर से था, लेकिन हमने देखा कि वो इकरा को छोड़ के और ये कोई नई चीज़ नहीं है। माजी में भी देखे कि मुग़ल हुक्मरानों के दौर में भी वहाँ पे ताजमहल बनाए जा रहे हैं, शालीमार बाग बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जैसे इदारों को अपनी, तो हमारी हिस्ट्री भी ऐसी है। आज भी मजमूई तौर पर या तो आपको मेट्रो बसेस नज़र आएंगी, स्कूल आपको जो सड़कें, लेकिन एक इंसान और ख़ास तौर पे उनके यानी तहकीक और तरबियत की जानिब कोई तवज्जो। तो जब तक मुसलमान साइंस और तालीम तदरीस और तहकीक और तरबियत जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो मेरा नहीं ख्याल के मुसलमान कर सकते हैं। अब सिवाय फ़लसफ़े यानी इमोशनल होके के नारे लगा के आप जो है ना आप मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमानों को इस वक्त जो है ना एमरजेंसी तौर पे तमाम चीज़ों को छोड़ के उन्हें तदरीस के साथ साथ तहकीक और तरबियत। तहकीक क्या है? तहकीक हकीकत को जानना, आपको तदब्बुर करें, आप जो है ना तवक्कल करें, ख़ास तौर पे हर चीज़ पे उन पर डिपेंड नहीं करें, आपकी पूरी गवर्नेंस उस पर होती। आज हम एक चीज़ से लेके एक वक्त ऐसा था कि आलम इस्लाम की दुनिया की बड़ी बड़ी इजादात मुसलमान पे निकलते थे। जब तक मुसलमानों ने इस चीज़ को विड्रॉ किया था आज हमें नजर आता है। अब यूरोप के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी, हमारे यहाँ ताजमहल बन रहा था, वहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बन रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का और होता है हमारे यहाँ पे। तो जब तक हम लोग इस अपने माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और ख़ास तौर पर मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो देखें, ये तालीमी इदारों का मकसद जो है सिर्फ तदरीस ही नहीं होती बल्कि इसके 3 तय काम होते हैं, तदरीस, तहकीक और तरबियत। जब तक इन तमाम चीज़ों में नहीं होगा, और ये हमारी जो नई नस्ल बैठी है ये हमारे मुस्तकबिल के रहे, इन्हें जो है ख़ास तौर पे कि दीन और दुनिया दोनों के साथ साथ जो है ना उन्हें साइंटिफिक एजुकेशन की जाए, उन्हें तकलीद के बजाय उन्हें तहकीक पे तवज्जो देनी चाहिए, साइंस से टेक्नोलॉजी पे देनी चाहिए। तो ये एक ख़ास तौर पर। और इसके हम लोग देखते हैं कि बहुत सी दीगर वजूहत हमें जो नजर आई, मैंने अपने थोड़ा सा डिस्कस किया कि हमारे मुल्क के अंदर थोड़ा सा आपको पुअर गवर्नेंस नज़र आती है, बहुत से आपस के इख्तलाफात, माशी तौर पर कमज़ोरी, साइंस लेकिन ये तमाम। तो हम लोग देखते हैं कि इस्लाम बेसिकली इस्लाम के अंदर हमारे बहुत से कंट्रीज़ के अंदर पुअर गवर्नेंस है। यहाँ पे इस्लाम ने बहुत सी गवर्नेंस के हवाले से डिस्कस, इस्लाम बेसिकली बिलीव ऑन द अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ एंड मेरिटोक्रेसी पे बिलीव करता है कि जब तक हम ये 4 असूलों को कवर नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें इस्लाम हमें 1400 साल पहले डिस्कस कर चुका है। अकाउंटेबिलिटी हज़रत उमर के दौर से आपको नज़र आती है, ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, मेरिटोक्रेसी का मतलब ये कि आप हर चीज़ को अपने सही आप मेरिट के ऊपर फैसले करें, रूल ऑफ द मेरिट होनी चाहिए कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, इंसाफ होना चाहिए। अभी मुझसे पहले एक मुफक्किर उन्होंने भी डिस्कस किया कि आपको तालीम क्या आपको तदब्बुर सिखाती है, आप अपने अंदर से तकब्बुर ख़त्म करें,
अब इन चीज़ों को भूल जाए कि हम लोग माजी में क्या थे। आज आप इन चीज़ों को, तकब्बुर को छोड़ के हमें तदब्बुर का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और जब तक ये ख़ास तौर पे हम लोग इन 4 असूलों के, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ क्या है, हर शय को उसका सही मकाम पे रखना, राइट मैन फॉर राइट जॉब जब तक नहीं करेंगे ये तमाम चीज़ों का, तो ये हमारे कुछ अंदरूनी जब तक नहीं हो सकते, हम लोग मगरिब के साथ जब जितना मर्जी कर सके हमारे बेच नहीं हो सकता। तो आलम इस्लाम बहुत हमें इस वक्त बहुत मैटर है, बहुत बड़े इनके पास पोटेंशल है, उन्हें थोड़ी सी हमें तरबियत की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे और एक दो चीज़ें और भी हम सजेशन देते हैं कि आपस के इख्तलाफात को दूर करते हुए OIC को ख़ास तौर पे उसको रिविज़िट करना चाहिए। इन्हें ख़ास तौर पे कि यूरोपीय यूनियन की तरह एक ऐसी तंजीम बनानी चाहिए कि उन्हें तमाम चीज़ें छोड़ के उनको पूरी तवज्जो आपस के इख्तलाफात को करे, और बजाय इसके कि उन पर डिपेंड करने के बजाय उन्हें जो अपने वसाइल को खुद यूज़ करना चाहिए तमाम चीज़। और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है ये जो ये तकारीब जो भी है ये भी इस सिलसिले की कड़ी है। मेरा ताल्लुक ज़ाहिर है पॉलिटिकल साइंस से, साइंटिफिक अमूर से हम लोग इन चीज़ों को करते हैं। खैर इसमें मेरा बहुत फिलोसफिकल बातें तो मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल जो प्रैक्टिकल बातें हैं वही हमने आपके साथ बताया कि हमें शॉपिंग प्लाजे नहीं चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें नेशन बिल्डिंग चाहिए। आप एक अच्छी कौम बनाएं और तमाम चीज़ों का ये मगरिब के एजेंडा जो फेसबुक, सोशल मीडिया जो 2030 तक के वो हम लोग कहते हैं, इसके बाद हमें इससे थोड़ा सा विड्रॉ होना चाहिए। और मैं अभी भी इस चीज़ से बिलीव करता हूँ कि आप जो है अपनी नौजवानों पे, अपने लोगों पे एतमाद करें, यकीनी तौर पे ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आपको देगा। और ये जो तकरीब जो है मैं इस सिलसिले में आपके तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि नेक्स्ट सोशल इंट्रैक्शन किया, एक गैप किया कि आमतौर पर पब के तमाम लोग इधर बैठे हैं, तमाम उनके साथ डिस्कस किया। और मेरा ख्याल है कि ये इसी सिलसिले की जो सजेशन के तौर पे इसी सिलसिले की मेरी कड़ी है कि इसके ऐसे साथ साथ छोटे छोटे मामला देखते रहे ताकि उन्हें तमाम चीज़ों को हो जाएगा। चल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ये थे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के जो इज़हार ख़याल फरमा रहे थे कि वो क्या वजूहात हैं, वो क्या असबाब हैं, क्या मसाइल हैं कि जिनकी वजह से उम्मत मुस्लिमा मजमूई तौर पर इन्हितात का और ज़वाल का शिकार है, और वो कौन से हिकमत अमली है, वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिनको इख्तियार करके बिलखुसूस तालीम के मैदान में, तहकीक के मैदान में आगे बढ़ कर उम्मत मुस्लिमा एक मरतबा फिर उस अपने खोए हुए मकाम को पा सकती है। इस हवाले से इज़हार ख़याल फरमा रहे थे। इस दौरान हमारे आज के इस बज़म के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब तशरीफ़ लाए, उनको हम इदारे की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर महबूबुल हसन बुखारी साहब से कि वो आप तशरीफ़ लाएँ और आप भी इज़हार ख़याल फरमाएँ। प्रोफेसर डॉक्टर महबूबुल हसन बुखारी साहब।